इस वक्त देश की सबसे बड़ी बहस है नोटबंदी को लेके। कई लोग तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और कई आलोचना भी। सबसे बड़ा सवाल ये, नोट तो बदल गए, क्या बदलेगा इंडिया? स्वागत है हमारे तीनों मेहमानों का। शुरुआत करते हैं मंत्री जी से। पीयूष जी, नोट तो बदल गए, लेकिन सभी लोगों के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का काला धन नोटबंदी से पहले हिंसा था, क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद, 12 महीने बाद या 2 साल बाद स्थिति वहीं पर नहीं आ जाएगी जहां से हम लोगों ने शुरुआत की? हम तो सड़क पे भी चलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कल क्या होगा, लेकिन आप व्यवस्था बनाते हैं, सुविधाएं बनाते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि सबको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। इसी तरीके से जब नोटबंदी का और वास्तव में नोट बदली वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, पर जब नोट बदलने का या पुराने नोट को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया तब लक्ष्य बहुत साफ था। लक्ष्य में कई पहलू थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, आतंकवाद में जो जाली नोट लगते हैं उसके खिलाफ लड़ाई हो, काला धन जो कई जगह पे रुपए में छुपाया हुआ रहता था उसके खिलाफ लड़ाई हो, और इसके कॉन्कमिटेंट इसके अलावा बहुत सारे और फायदे जो अभी तक शायद लोगों के जहन में नहीं आए हैं, उस पर चर्चा पूरी तरीके से नहीं हुई है। उदाहरण के लिए आप अगर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को देख लीजिए, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को सालों साल इस देश में न्यूनतम तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अभी अभी हमारी सरकार ने 42% मिनिमम वेजेस को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे चाय के बागान हैं, केरल में कॉफी प्लांटेशंस हैं, वेस्ट बंगाल में काफी इंडस्ट्रीज हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि हम कैश में ही देंगे। अब कैश में देने का मतलब क्या है? बैंक से क्यों नहीं दी जा सकती है, जिससे रिकॉर्ड बने कि पूरी तनख्वाह मिली, ईएसआई का बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी पीएफ के माध्यम से अलग अलग बेनिफिट से हम क्यों वंचित रखना चाहते हैं समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को? हमने रिपोर्ट पढ़ी, आज ही राजस्व सचिव का बयान आया अखबारों में, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी करेंसी बाजार में पहले थी, संभवतः उतनी ही करेंसी 30 दिसंबर तक जो आपका ट्रेजरी है उसमें वापस आ जाएगी। सर, सरकार को तो ये उम्मीद थी कि 3 लाख 4 लाख करोड़ नहीं आएंगे, डिविडेंड मिलेगा, सबके अकाउंट में पैसा जाएगा, बहुत फायदा होगा, या वो पैसा खर्च होगा। अगर सारी की सारी जो ब्लैक मनी है वो बैंक में आ गई व्हाइट मनी बन के, तो सर देश की ब्लैक मनी कहां गई? आप भूल रहे हैं कि देश में कानून व्यवस्था है और टैक्स के लॉज हैं। उल्टे ये सब पैसा अगर बैंकों में आ जाता है तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा बढ़िया क्या है। आखिर ये सब पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में आएगा। जिसका पैसा बेईमानी का है, अगर वो बैंक में डालेगा तो उसके ऊपर टैक्स। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, दोनों मोहम्मद सलीम साहब ने और आरपीएल ने अपनी माइक उठा ली। माइक आपकी तरफ फेंक नहीं रहे, सिर्फ वो उठा रहे हैं ये कहने के लिए कि नहीं, ऐसा आप ना सोचिए कि लोगों को दिक्कत है। जनार्दन रेड्डी का ईमानदारी का पैसा था, 500 करोड़ का शादी करवाए, और आज उनके अफसर जब काला को सादा कर रहे थे तो उनके ड्राइवर जो है वो आत्महत्या किए। आप जनार्दन रेड्डी हमारी पार्टी में नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। अच्छी बात है, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं तो वो पार्टी पहले से ही नहीं है, आपको शायद कुछ अभी आप देखो, आपने कहा था कि देश की सूरत बदलेंगे, आप अभी कह रहे हैं नोट बदल दिए, ठीक है, और नोट बदलने से सूरत बदल जाएगा। तो आप आए थे, बीजेपी पोल्ड इटसेल्फ एज अ चेंजर, गेम चेंजर, अभी हो गया वो मनी एक्सचेंजर हो गए हैं और वो मनी एक्सचेंजर की काम कर रहे हैं, और इससे वो कहते हैं कि चलो बाकी सब बदल जाएगा। लेकिन ये जो कहना कि सब धन जो था वो आ गया सिस्टम में, नहीं, ये डिपॉजिट्स है, जिनका गाढ़े कमाई का, बिजनेस का, कारोबार का पैसा है, वो तो उनको वापस उनको आएगा। वो तो सरकार दिखा रही है इतने लाख करोड़, इतना लाख करोड़। आपने सही कहा कि हकीकत में क्या हुआ। बेशक कालाधन के खिलाफ आप कार्रवाई करो, हम समर्थन करते हैं, शुरू से, आजादी के पहले से हम कह रहे हैं कालाधन के खिलाफ। लेकिन आप ये कहे जो कर रहे हैं उसका मतलब है खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और विपक्ष ये कहता है आरपीएन कि अगर सारा पैसा बैंक में वापस आ गया तो सरकार की स्कीम फेल। लेकिन पीयूष गोयल सरकार के बचाव में कह रहे हैं कि नहीं, ये सोच ही गलत है, क्योंकि अगर सारा पैसा वापस आ गया मतलब जो पहले काला धन था अब कम से कम वो इकोनॉमी में घुसा तो सही, अब कम से कम वो उस पर टैक्स लगेगा, अब वो व्हाइट इनकम हो गई है। देखिए, इनका जो भ्रामक प्रचार रहा है, सब पहले आपके आज तक के चैनल्स के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि इन्होंने भ्रामक प्रचार किया कि कांग्रेस
काला धन के खिलाफ है, मीनिंग उसके जितने कानून बन रहे हैं उसके खिलाफ है। हमने इनको पहले दिन से कहा है काले धन को रोकने के लिए जो जो कानून आप बताएंगे उसके लिए हम आपका साथ देंगे। परंतु ये जो नोटबंदी आपने किया, विमुद्रीकरण किया, इसके साफ तौर से ये नतीजे आए हैं कि जितना आपने इसमें कोई सोच ही आपकी नहीं थी। पहले दिन जिस काला धन बंद हुआ 8 तारीख को, तो लोगों को लगा कि 4 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ वापस आएगा ही नहीं बैंक में। अब जब बैंक में आ रहा है, मुझे तो डर राहुल जी ये है कि 14 लाख करोड़ आना था, कहीं 15 लाख करोड़ नहीं आ जाए तो जितना काउंटरफीट पैसा था तब सरकार क्या जवाब देगी। नहीं, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी को नहीं, एक चीज मैं समाप्त कर दूं। एक जानकारी होगी फेक नोट्स के बारे में, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है फेक नोट्स के लिए, लेकिन अगर वो फेक नोट्स वंस एंड फॉर ऑल डेड हो जाते हैं तो देश हित में है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर बैंक में भी आ जाते तो ठीक है, बैंक में आने का तो सवाल नहीं है। अरे अगर 14 लाख से जैसे ज्यादा पैसे आ गए तो उसका जवाब तो आपके पास होगा नहीं। दूसरी चीज मैंने कहा है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी को दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये आपका स्टेटमेंट है कि केंद्र का मंत्री कहता है कि कोई भी दिक्कत इस देश में नहीं। 80 से ज्यादा लोग लाइन में मर गए, किसान, गरीब, आम आदमी मर रहा है, और आप कुर्बानी देने की बात करते हैं, काला धन बंद करने की बात करते हैं। कुर्बानी अमीर आदमी नहीं देगा, कुर्बानी लाइनों में गरीब आम किसान अपना कुर्बानी देकर काले धन की बात जो आप करते हैं, अफसोस की बात है अफसोस की बात है पीयूष जी कि जो लोग आज किसान, आपको मालूम है कुशीनगर जनपद पडरौना में आज किसान गोभी कितने दाम का बेचता है? 1 रुपए किलो का दाम बेचता है। उसकी क्या परेशानी है? धान का क्या दाम, किस दाम पे धान बेच रहा है किसान, किस तरह कैसे पैसा कर रहा है? और जो लोग लाइन में मर रहे हैं वो कोई बड़ा आदमी नहीं मर रहा है, इस देश का गरीब आम आदमी। और वो प्रधानमंत्री जी ने बोला था छोटे लोगों की छोटी परेशानियां, सबसे बड़े परेशानी अगर किसी की है तो छोटे आदमी की परेशानी है, उसको जान तक गंवाना पड़ रहा है। और आप बोलते हैं कि तकलीफ नहीं है। जहां तक अर्थशास्त्र की बात हुई, आपने स्वयं कहा अर्थशास्त्र में पॉल क्रूगमन साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, तो इन्होंने कहा कि उनकी सब बातें सही नहीं हो सकती, एनीवे वो तो विदेशी हैं, तो क्यों? जो मेक इन इंडिया है, अमर्त्य सेन, वो भी नोबेल प्राइज पाए हैं। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। तो उनको तो देशद्रोही हो सकते हैं शायद, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जो आरबीआई के गवर्नर रहे, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जिसने इस इकोनॉमी, इस देश की इकोनॉमी को बदलने का काम किया, वो भी झूठ बोल रहे हैं। जो विश्व के अर्थशास्त्र हैं, वो कहते हैं ये गलत कदम है। परंतु आप अपने कैबिनेट में बताते मुझे, माननीय मंत्री जी, समर्थन किया, खली ने समर्थन किया। मैं खली की बात नहीं करें, जो अर्थशास्त्र हैं, विश्व के अर्थशास्त्र हैं, आपके कैबिनेट में वो कौन इस ऐसे विश्व ख्याति व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुकाम पर देश को पहुंचा दिया कि पूरा देश आज हाहाकार गांव में कर रहा है? सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सबसे पहले एक जरा उनको ठीक कर दूं उनकी इस सोच को। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई परेशान नहीं है, मैंने कहा अगर पूरा पैसा आ जाए तो उसमें कोई हम परेशान नहीं है। आई थिंक आपने शायद सवाल का जवाब ठीक से सुना नहीं अपने एंथुजियाज्म में, लेकिन ज्यादा आप ये तो बताएंगे कि आपने कहा सब काला जो फेक करेंसी है नोट, वो सिस्टम में चलाया तो फिर समस्या समाधान हो गया। अरे अब 2000 रुपए का भी नकल निकलना शुरू हो गया। जो अगर आप सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, सिस्टम में वो मनी डेड हो गया भाई साहब। जो काउंटरफिट करेंसी बनाते हैं वो फिर बनाते रहेंगे। और वो मैं आपसे ये पूछता हूं कि विदेशी अर्थशास्त्रियों की बात की, हिंदुस्तान के बड़े अर्थशास्त्रियों की आरपीएन ने बात की। हकीकत यह है कि कई सारे अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अगर दुनिया की सबसे तीव्र गति से ग्रो कर रही आपकी इकोनॉमी हो तो उसमें कोई चक्का जाम नहीं लगाता, उसमें ब्रेक नहीं कोई लगाता। तो सवाल यह है कि इतनी स्पीड से ग्रो करने वाली इकोनॉमी में मनमोहन सिंह कहते हैं कि जीडीपी 2% गिरेगी, एम्बिट कैपिटल ने कहा कि 3.3% गिरेगी। मतलब बहुत तेजी से चीजें बदल रही थी। उसमें दुनिया लोग इकोनॉमिक्स का कहना है कि किसी भी दुनिया की इकोनॉमी में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ, इस तरह की मॉडलिंग तो कहीं पे वो प्रैक्टिस में भी नहीं करते हैं, थ्योरी में भी नहीं करते हैं, क्लासरूम में भी नहीं करते हैं। हकीकत तो दूर, शायद ऐसी कोई दुनिया में इकोनॉमी नहीं है जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसमें 13% जीडीपी का कैश में होता है, जिसमें आप जिस बाजार में चले जाएं उसमें एक ईमानदार व्यापार होता है, एक व्यापार में बिना बिल के कारोबार होता है। बहुत कम इकोनॉमीज हैं दुनिया की जहां पे, जैसा मैंने पहले कहा कि
इतने बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार के किस्से आते हैं। अब अभी अभी उन्होंने बहुत बड़े अर्थशास्त्री का जिक्र किया, पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी बातों से तो मैं बड़ा हैरान था। एक तरफ वो कहते हैं कि जीडीपी 2% गिर जाएगी। अगर जो पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स में आता है तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमी को तो पुशअप मिलेगा, जीडीपी तो सुधरेगी उससे। उन्होंने ये भी बात कही कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, जॉन कीन्स को कोट करते हुए। वैसे उसको समझने के लिए हमें कीन्स की जरूरत नहीं हो, तो भगवत गीता और कुरान में भी लिखा हुआ है, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल इन एनी केस डेड। परंतु कीन्स ने यह भी कहा था, जब परिवर्तन होता है तो मैं परिवर्तन के साथ बदलता हूं, आप क्या करते हैं? और उससे मुझे कुशीनगर का एक गौतम बुद्ध ने वहां पे निर्वाण लिया था, गौतम बुद्ध का कहा हुआ एक ध्यान आता है कि परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है, परिवर्तन का विरोध करने वालों से पीड़ा होती है। एक प्रकार से जब परिवर्तन होता है तो उसमें स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ समय के लिए कुछ तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों के साथ हमें चलना पड़ेगा, उसको सुधार करने के लिए समस्याओं का सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन परिवर्तन से डर के अगर हम चेंज ही नहीं करें और एक पुरानी चलती हुई व्यवस्था के साथ ही रहे, तो मैं समझता हूं देश में सुधार, देश की अर्थव्यवस्था में आगे चल के ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त देश चलाना शायद इतना सरल नहीं होगा। हमने आपके पिछली सरकार के राज्य में देखा किस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के किस्से सामने आते थे, और मैं समझता हूं जिस प्रकार की पारदर्शिता और ईमानदारी से सरकार ने एक एक कदम लिया, काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, उसका आज पूरा देश सराहना करता है। इन तकलीफों के बावजूद जनता आज इसका समर्थन करती है। मैं कहता हूं कि अगर आपने परिवर्तन की बात की तो परिवर्तन का कोई लक्ष्य होना चाहिए ना। आप रोजाना अपने लक्ष्य बदलते हैं, इस एक महीने में 25 बार तो कानून बदल चुके हैं, तो लक्ष्य ही आपको पता नहीं। पहले आपने कहा कि 15 लाख करोड़ में कई करोड़ रुपए नहीं आएंगे, सारे काले धन वाले पकड़े जाएंगे। आपने तो कितने रास्ते, आप बोल रहे हैं आप काले धन वालों को पकड़ना चाहते हैं। 3 स्कीम आपने निकाल दी कि आज काले धन वाला आसानी से अपना पैसा काले से सफेद कर ले रहा है, और जो आम आदमी है, कानून निकला कि 24,000 रुपया बैंक से निकल सकता है। मैं पडरौना कुशीनगर की आपने बात की, आज की रिपोर्ट देता हूं कि 23 एटीएम हैं कुशीनगर पडरौना में, जो शहर जो मुख्यालय है। 23 एटीएम में 3 एटीएम चल रहे हैं और 20 एटीएम जो हैं सरकारी बैंकों के, एक भी एटीएम में पैसा नहीं है। तो ये कुशासन, ये किस टाइप का कुशासन है? किस तरह की तकलीफ लोगों को आ रही है? दिल्ली में लोगों के पास कार्ड हो सकता है, प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहा कि आजकल भिखारी भी कार्ड लेके चलते हैं, पर भाई हम तो भिखारी से भी खराब हमारे इलाका उत्तर प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि कार्ड वहां नहीं चला पाते हैं। तो मैं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं पीयूष जी, जो आपका लक्ष्य है, आपने पहले लक्ष्य कहा कि ये लक्ष्य था कि पैसा नहीं आएगा, अब पैसा आ गया, अब आप बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। आज आप खोल दीजिए कि पैसे निकालने की रास्ता, पूरा नोट पार दीजिए, जितना पैसा गया है उससे तेजी से वो पैसा फिर से वहां से लोग निकालने का काम करेंगे, मौका नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो 1971 से शुरू हुआ था एक पार्टी का कार्यक्रम, एक नेता का कार्यक्रम, आज तक वो गरीबी हटाओ सुन के हम थक गए, लेकिन हमें उसमें आपको फिगर्स दे दे, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो कुशीनगर की जो हालत है उसकी जिम्मेदारी किसकी है वो पहले तय कर लिया जाए। साथ ही साथ आपने कहा बैंकिंग के बारे में कि सबके पास कार्ड नहीं है, सबको दिक्कत है। आपकी जानकारी के लिए आज इस देश में लगभग 80 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं, 80 करोड़। इसके डिमोनेटाइजेशन की बात ना, इसके अलावा ये फिगर्स को मैं चेक करके आपसे बात करूंगा। चेक आरबीआई के साइट में सितंबर के फिगर्स तो मैं आपको 71 करोड़ डेबिट कार्ड्स एंड 2.6 करोड़ जून 2016 में आरबीआई का बता देता हूं कितना ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से हुआ है और क्रेडिट कार्ड से। अब समय आ गया है कि लोगों की आदतें बदलने की कोशिश की जाए। आखिर 1972 में आपके पूर्व प्रधानमंत्री चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, फिर आरबीआई गवर्नर, फिर फाइनेंस मिनिस्टर और फिर देश के प्रधानमंत्री। तो 40 साल तक एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रहने के बाद अगर देश में बैंकिंग का ये बुरा हाल है
और अर्थव्यवस्था इस प्रकार से हमें मिली तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी। पीयूष जी, आपने गरीबी की बात करी। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानकार हैं, सारे फैक्ट्स आपके पास रहते हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा कि इन 10 सालों में यूपीए की सरकार में जितनी गरीबी रेखा से लोग ऊपर गए हैं, विश्व में आज तक नहीं हुए हैं। इसकी तो जानकारी मानते हैं ना, ये तो सही रिपोर्ट है। तीनों नेता आपस में बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल जनता के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि आपने आदतें बदलने की बात की, बहुत सराहनीय है। ये कहा गया कि भिखारी भी अब पॉइंट ऑफ सेल मशीन दे रहा है, स्वाइप मशीन दे रहा है और उसके तहत पैसा ले रहा है। तो भिखारी अगर पैसा अब कार्ड से ले रहा है, वो दिन कब आएगा पीयूष जी जब आप लोग भी जो पॉलिटिकल डोनेशन लेते हैं वो आप कार्ड से लेते? बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप अगर याद करें तो 2002 में आज के वित्त मंत्री जब कानून मंत्री थे, तब पहली बार आजादी के इतने वर्ष बाद NDA 1 के समय ये कानून की प्रावधान बनाया गया कि कॉरपोरेट्स भी और इंडिविजुअल्स भी जब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करें, चंदा दें, तो उस पर 100% आपको इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। और एक पहल की गई कि जिससे और ज्यादा अधिक से अधिक लोग चेक से डोनेट करें और अच्छे लोग राजनीति के साथ जुड़ें और अच्छे लोगों के जुड़ने से राजनीति भी साफ हो। हाल ही में वित्त मंत्री ने उसमें और प्रावधान में और छूट दी, जिससे एक कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफिशियल डोनेशन दे सकें। आगे चल के जैसे जैसे नोटों का, करेंसी का यूज इकोनॉमी में कम होगा, तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी अधिकांश डोनेशन चेक से आने शुरू हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आएंगे, अलग अलग माध्यम है, यूपीआई का माध्यम है, यूनिफाइड। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप तो 2014 के चुनाव में पार्टी के ट्रेजरर थे, क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने ब्लैक का पैसा इस्तेमाल नहीं किया? भाई, उसने जो पैसा दिया उसका तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर हर एक पैसा जो दिया वो बैंक के अकाउंट में डाला, बैंक के अकाउंट के माध्यम से जनता को रिपोर्ट हुआ और जनता को जो ऑडिटेड बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिट किए हुए अकाउंट्स देश के समक्ष हैं, उसके हिसाब से पार्टी चली है। अब जब किसी व्यक्ति ने 10,000, 5,000, 20,000 रुपए दिए, नहीं, अब उसको तो मैंने नहीं पूछा कि उसी को लेके 10,000, 5,000, 20,000 को ही लेके मेरा अगला सवाल था। और वो सवाल ये कि जब 20,000 की एक आप लिमिट तय कर देते हैं तो ज्यादातर जो अनअकाउंटेड फॉर डोनेशन आता है वो 20,000 से कम होता है, तो आप ये क्यों नहीं करते? एक बहुत बढ़िया कदम है डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, आप उसको एक कदम और आगे लेके जाइए और कहिए कि जो भी डोनेशन आएगा, 58, 54, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 19,000 रुपए, सारे के सारे हम सब पार्टियां डिक्लेयर करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है डिक्लेयर करने के लिए। उससे अच्छा रहेगा कि हम सब लोग तय कर लें कि उसको भी डिजिटल माध्यम से लें। हमारी आरबीएन, आप तैयार हैं कि 20,000 रुपए से नीचे जो डोनेशन आई, आप भी एक पेटीएम लगा लीजिए या एटीएम लगा लीजिए बाहर अपने ऑफिस? देखिए, सरकार ने जो जो कदम काले धन के लिए कदम उठाए, हमने समर्थन किया, परंतु ऐसे परिवर्तन न लाएं जिसके बारे को वो पूरा न कर पाए। ये सरकार में है, ये इसको डोमेन में लाए, इस पे चर्चा करके जो सबसे बढ़िया। अजीब बात है, ये कह रहे हैं पहले आप कह रहे हैं पहले आप। बोलिए ना कि आप तैयार हैं कि नहीं? सरकार में 20,000 रुपए से नीचे जो पॉलिटिकल डोनेशन आया हम डिक्लेयर करेंगे किसने दिया, आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब। जो सरकार तय कर देगी, जिससे पॉलिटिकल डोनेशन में बिल्कुल साफ तौर से पूरा देश देख सके, अगर ये कोई इस तरह का चर्चा करने के लिए तैयार है, कोई कानून लाने के लिए तैयार है, हम उसके लिए तैयार। हाँ ना का जवाब दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं, बिल्कुल हम समर्थन करेंगे। आप 19,000 तक का भी अगर कोई डोनेशन हुआ उसको डिक्लेयर करने को तैयार हैं कि किसने? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? अगर ऐसा कानून आएगा तो क्यों नहीं करेंगे हम डिक्लेयर? सलीम साहब, आप तैयार हैं कि नहीं? यही सवाल कर रहा था। आप ये कह रहे हैं कि फॉर्म में किस तरह से पैसा आएंगे, क्रेडिट कार्ड से आएंगे या चेक से आएंगे या कैश से आएंगे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि कॉर्पोरेट आखिर क्यों पैसा देगा पॉलिटिकल पार्टी को? क्विड प्रो क्यो होता है? अगर आपके पास 11 लाख कार्डर है, हमारे भी अगर मिस कॉल से मेंबर है, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को वो समझते हैं सब बेईमान है और कॉर्पोरेट का पैसा गलत है। सब ईमानदार है, मैं ये कह रहा हूँ क्यों देते हैं वो पैसा? को भी एक पूरा अधिकार है। आप खदान के मंत्री हैं, खदान मालिक आपको क्यों पैसा देगा? आप अगर जनता की काम कर रहे हैं, आदत बदल रहे हैं लोगों का, तो आप अपनी पार्टी का, हमारी पार्टी का क्यों नहीं आदत बदलेंगे? मेरा सवाल सुनिए ना, अंडर कंपल्सन आम राय बनाने की, पीयूष जी ने बोला आम राय हो, देश में बहस हो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल डोनेशन को 58, 54, 19,000 रुपए जितनी भी हो पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए सीपीएम तैयार है कि नहीं? हमारे यहाँ पूरा फरिश्त हाजिर है।
जो 98-54 का बक्सा फेंक तो अलग बात है, लेकिन 1 रुपए से ऊपर जो भी होता है उसका कूपन कटता है, उसका चंदा का बिल होता है और वो उसको फिर आप पब्लिकली डिक्लेयर करने को तैयार हैं। और क्योंकि हम 20,000 से चंदा कितना ही लेते हैं, कौन देने वाला है? अच्छा, अब हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे पूछते, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ओपिनियन पोल हो जाए, हम एक आम बहस, उन्होंने कहा कि एक राय बने लोगों की, तो मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 19,000 रुपए से कम भी जो भी पॉलिटिकल डोनेशन हो, अगर भिखारी फर्ज कीजिए आजकल मशीन लगा के पैसा ले रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे ही करना चाहिए। कितने लोग इसको मानते हैं? अपना हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कितने लोग इसके खिलाफ हैं? ये लोग बोलिए जरा। कितने लोग को आप देखिए, 11 करोड़ मेरा बीजेपी के मेंबर आपके पास जाके चंदा लेते हैं 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए। अरे एक सेकंड सलीम साहब, मेरा ओपिनियन बोलन, एक सेकंड। कितने लोग हैं खिलाफ इसके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टीज को इजाजत होनी चाहिए कि वो जैसे मर्जी जिससे चाहे पैसा ले लें? कोई है ऐसा? सर एक भी खिलाफ नहीं। आपने बोला बहस शुरू की जाए, तो बहस हमने शुरू कर दी, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आपने नोटबंदी से पहले लोगों से पूछा नहीं था, आपने कर दिया क्योंकि आपको लगा ये ठीक है। अगर आप वाकई में देश की सोच रहे तो आप ये भी मानिए कि ये भी ठीक है और ये भी कर दीजिए आप। नहीं, अच्छा सुझाव, अच्छा है, इस पर हम पूरा विचार। अब तक आपको कोई सुझाव नहीं मिला किसी से? इस विषय में चर्चा ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के साथ चल रही है। हर एक पार्टी की राय इलेक्शन कमीशन ने मांगी है और मुझे लगता है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कुछ गौर कर रहा है। पर आपको लगता है कि इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है? एक अहम बात है, इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हम इनको ये वादा याद दिलाते रहेंगे और ये सबको याद रखना भी बहुत जरूरी है कि अगर भिखारी भी पैसा आजकल मशीन से लेता है तो ये अनिवार्य है कि नेता भी पैसा मशीन से ही ले। ये जो कैश में पैसा लेने का जो सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है उसको बंद करने का वक्त आ गया। फारूक साहब के साथ अगर कोई माइक लेके आ जाए, मैं एक सेकंड एनसी से भी पूछ लूं कि सर आपके हिसाब से भी कश्मीर में अगर ये होता है तो आप तैयार होंगे कि नहीं? फारूक साहब। देखिए, पहले तो मैं माफी मांगता हूं ये कहने के लिए कि इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो काले धन से ही लड़ा जाता है और आगे भी उसी धन से लड़ा जाएगा। सारी पार्टियां यही करती हैं फारूक साहब। मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताइए कि एक गरीब आदमी खड़ा हो जाता है इलेक्शन के लिए, आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए उसको खड़ा होना है, 10 करोड़ से कम नहीं चाहिए उसको। ये पार्टी के बड़े प्रेसिडेंट हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के मेंबर हैं, नेता हैं। ये जो जहाज उड़ते हैं, इनके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उस जमाने में, और फिर वो जो लोगों की गाड़ियां चलती हैं, वर्कर्स को खाना खिलाना पड़ता है, ये कहां से आता है? किसी ने पूछा? एक दिन वो पार्लियामेंट में घुसते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, 1 साल के बाद आप देखते हैं क्या सूट लगा हुआ है। ये कहां से आया? कोई पूछता है? ये देशवासी यहां बैठे, किसी ने पूछा किसी से? एम्बेसडर कार से फॉर्चूना आ जाती है। भाई, हिंदुस्तान को बदलाना है तो सोच के बदला। मैं पूछ जी आपसे सिर्फ ये कहूंगा, बदलाना है तो सोच के बदलाना है। आप लोगों ने फॉरेन करेंसी बदला दी थी, बदल जाएगी। अब मुझे ये बताइए, मैं उस प्रांत से आता हूं जो पहाड़ी प्रांत, वहां वो पहाड़ों पे रहते हैं, जिनने कभी एटीएम नहीं देखा है, बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, वो कार्ड नहीं देखा है, वो बेचारे पैसा जो है बंडल बना के रखते हैं और उसी से वो खरीदते हैं, उसी से वो लेते हैं, वही लेते हैं। आप बताइए मुझे, आपने उनको टिकट दे दी, इस दिन तक आप बदला सकते हो? वो बेचारा पहाड़ पे, उसको खबर ही नहीं। जब वो बैंक पे पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो उसे वो कहेगा तेरा अकाउंट है या नहीं है, मारा गया। इसलिए पीयू जी, इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि अल्लाह के वास्ते आगे अगर आप ऐसे डिसीजन लें तो जरा थोड़ी सा समय भी दीजिए लोगों को समझने का। चलिए, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए हो जाएं कि उन्होंने हिम्मत की वो कहने की जो देश का हर वोटर मानता है और जानता है, लेकिन कोई नेता कहता नहीं। एक मिनट, बात में थोड़ा और गौर किया जाए। अगर देश में बदलाव लाना है तो बदलाव से ही देश की प्रगति भी होगी। अगर हम सोचे कि हम बैठे रहे तो कोई देश की प्रगति नहीं होनी। कहता कि मत करिए बदलाव। आखिर एक पहल की, चेक से डोनेशन लेने की अरुण जेटली जी ने शुरुआत हुई, आना शुरू। आज राहुल कंवर जी ने एक सुझाव दिया, उससे एक और बदलाव आएगा। मैं समझता हूँ बदलाव ही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और अगर हम सब बदलाव को इग्नोर करें और बदलाव से दूर परे भागें तो मुझे लगता है कभी भी देश की भी प्रगति नहीं होगी, देश की जनता की भी। एक तरीके से ये गांव में भी जो लोग रहते हैं, पहाड़ पे भी रहते हैं, क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए बैंकिंग की सुविधाओं का? क्या उनको सस्ते दर पे लोन नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका जो पैसा इन्होंने कहा वो बंडल उठा के रखते हैं, उसको बैंक में डाल के उनको ब्याज का फायदा नहीं मिलना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये
तकलीफें तो हैं, लेकिन तकलीफों में से ही आगे चल के, इस बदलाव में से ही आगे चल के फायदा भी जनता का ही होगा। इसलिए छोटे समय की कठिनाई जनता एक्सेप्ट करने को तैयार है। पीयूष जी, मैं एक और चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। अब आप कहते हैं ना कि जो चंदा आएगा पार्टीज को वो चेक से आएगा, और मैं आपको ये भी बता दूं, भारत में अभी भी वो सुधार नहीं आया है कि जहां जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो दूसरी पार्टी को दबाने के लिए हर कोई कोशिश करती है। और हाल ये है कि जो चंदा देगा बाय चेक, उस पे फिर अल्लाह नजात दे कौन से कानून लगाए जाएंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। इसलिए वो चंदा जो है चेक से आएगा, कब आएगा, मेरे मरने के बाद ही। ये आपका अनुभव होगा, पुरानी सरकारों का होगा, पर हमारी सरकार में ना किसी के ऊपर विंडिक्टिव एक्शन हुआ है, ना इस प्रकार का किसी को भी कहा मैं उसी पे बोलना चाहता हूं। दूसरी पार्टी को देना या नहीं देना। और अगर यही सिर्फ इतना ही मूल विषय है आपका, तो आजकल कई इलेक्टोरल ट्रस्ट ऐसे भी उभरी हैं जहां पे एक प्रकार से आप डोनेट कर सकते हैं और वो आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज को देती है। तो ये भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी या दूसरी पार्टी के बीच में भेदभाव की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन में चंदा दे, सलीम साहब, बड़ा चंदा जो है इलेक्शन कमीशन को दे और वो कैंडिडेट को खर्च के लिए जो कुछ होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये मानना है कि अगर वाकई में देश में करप्शन को कम होना है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत अहम है। चुनाव किस तरीके से लड़े जाते हैं, किस पैसे से लड़े जा रहे हैं, किसके पैसे से लड़े जाते हैं, ये बहुत अहम है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज तक का एजेंडा ही वो मंच बने जहां से इस बहस की शुरुआत हो और आप उसको अंजाम तक लें। आपके हिसाब से पीयूष, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं, आंकड़ों को समझते हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो कहा गया कि जीडीपी को इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म में डीमोनेटाइजेशन के इकोनॉमिक फायदे आप क्या देंगे? आई थिंक 5-6 फायदे एकदम स्पष्ट दिखते हैं। एक तो जितना ज्यादा इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में आती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं बजाय के कैश, तो उतना ज्यादा एक तो हर एक व्यापारी को सामान्य अवसर मिलेंगे, देयर विल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और जो एक देखा जाता है कि आस्ते आस्ते 2-4 लोग जैसे बिजली की चोरी करते हैं, बाकी 96-95 को उसका भुगतान करना पड़ता है, ऐसे ही व्यापार में भी 2-4 लोग कर की, टैक्स की सेविंग्स करने के चक्कर में पूरे व्यापार को बिगाड़ते हैं। और इसके कई उदाहरण हैं जहां पे एक ईमानदार व्यापार भी आस्ते आस्ते बिगड़ता जाता है जब वो फॉर्मल इकोनॉमी से दूर जाता है। दूसरा, मैंने आपको अनऑर्गेनाइज लेबर का तो बताया ही कि उनको सम्मान मिले, सम्मान का जीवन मिले, पूरे वेजेस मिले। तीसरा, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर, सब लोग फॉर्मल इकोनॉमी में ज्यादा आते हैं तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, उससे टैक्स रेट स्लो हो सकते हैं, एंड देन द लैफे कर्व्स सेट्स इन कि जितना आप टैक्स रेट्स को कम कर पाओ उतना ज्यादा आपकी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़ती है और कंप्लायंस सुधरने का भी लोगों को मौका मिलता है। चौथी बात, जैसे जैसे काला बाजारी कम होती है और चीजें बिल के साथ ही बिकती हैं, फॉर्मली बिकती है, लीगल बिकती हैं, तो महंगाई भी कम होती है। उससे स्वाभाविक है कि जब होर्डिंग कम हो और कैश से होर्डिंग की जाती है, कोई बैंक के पैसे से तो होर्डिंग होती नहीं है, तो जब होर्डिंग कम होती है तो महंगाई पे भी उसका असर पड़ेगा। जब महंगाई कम होगी तो ब्याज के दर, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्पाइरलिंग इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत। मेरा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार में एक डिमांड और सप्लाई की इकोनॉमी अपनी खुद की होती है। आपने अभी अटैक किया सप्लाई इकोनॉमी को, आपने कोशिश की कि फेक करेंसीज की सप्लाई बंद हो, टेररिज्म के पास करेंसी कम हो, नक्सलियों के पास कम हो, लेकिन जो डिमांड है कि जो भ्रष्ट बाबू है, जो पैसा मांगता है, जिसकी वजह से नियम तोड़ने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार करना पड़ता है, आपने अभी डिमांड इकोनॉमी पे तो कोई किया नहीं है। बाबू, क्या गारंटी है अभी वो पैसा नहीं ले रहा है? एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ पे कल आए थे तो उन्होंने खाने के दौरान हम लोगों को बताया कि अभी बाबू कह रहा है अभी तो मैं कर रहा हूं, बाद में देखेंगे। तो मतलब काम रुका हुआ और कह रहे बाद 2 महीने बाद चीजें जस की तस हो गई। तो दुर्भाग्य कह रहे मोहम्मद दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हमारे लोगों में ये व्यवहार का सिलसिला चल रहा है कि हमें कैश देना पड़ेगा या रिश्वत देनी पड़ेगी। आप अगर हमारी सरकार के अलग अलग निर्णय देखें, चाहे वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो, कोयले के ब्लॉक्स की नीलामी हो, जो सरल तो बड़े स्तर पे है, मैं नीचे के स्तर पे पूछ रहा हूं। नहीं, तो वो ऊपर के स्तर से जब ईमानदारी आती है तो उसका प्रभाव नीचे भी जाता है और पूरे देश में इसका प्रभाव होता है। जैसे जैसे सरल होते जा रहे हैं कानून व्यवस्था और कानून के अलग अलग प्रावधान,
वैसे वैसे भ्रष्टाचार देने की आवश्यकता खत्म होती जा रही है। जैसे इतने वर्षों में 65-68 वर्षों तक कोयले की शॉर्टेज रहती थी, कोयले की शॉर्टेज में ब्लैक मार्केटिंग होती थी या कोयले की चोरी होती थी। आज किधर आपको कोई कोयले की ब्लैक मार्केटिंग की कोई खबर नहीं आएगी। हमने शॉर्टेज की इकोनॉमी को सरप्लस की इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से अलग अलग चीजों में स्पेक्ट्रम ऑलवेज शॉर्ट सप्लाई में रहता था, कोशिश होती थी कि अपने दोस्तों को या दोस्तों की कंपनियों को दी जाए, हमने उसको भी पारदर्शिता से नीलामी से दिया। तो आज स्पेक्ट्रम पर्याप्त है, कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं रो रही है कि स्पेक्ट्रम की हमें कमी है। एक एक चीज में जैसे जैसे आप पारदर्शिता बढ़ाओगे, प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट करोगे और सामान्य अवसर समाज में व्यापार में हर एक को मिलेंगे, तो रिश्वत देने की आवश्यकता ही खत्म। आरपीएन सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपकी सरकार को करनी चाहिए। रखा जाए कि लोग जो मांगते हैं उनके सामने खड़ा रहना भी पड़ेगा। मुझे याद है जब मैंने सीए पढ़ाई की, मेरे जो सीनियर थे, जहां हम ऑडिट क्लर्क की तरह काम करते हैं, ये मैं 35-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 32 साल पहले, वो एकदम अपराइट स्ट्रिक्ट थे कि किसी हालत में 1 रुपए रिश्वत नहीं देना। कई बार मुझे लगता था कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठे हैं, कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आईटी ऑफिस में बाहर बैठे हैं, तो लालच आता था कि साहब कुछ रफू दफू करें इसको। ही सेड नथिंग डूइंग। आपको 4 दिन जाना पड़े, 4 हफ्ते जाना पड़े, आप जाओगे, सुबह से शाम बैठोगे। अल्टीमेटली ये हुआ कि उनकी रेपुटेशन प्रिसीडेड हिम। हम आगे किधर भी जाते थे, कोई रिश्वत की बात भी नहीं करता था, केस स्मूथली क्लियर होते थे, इंफॉर्मेशन जितनी बार ऑफिसर मांगता था हम देते थे, और ये व्यवस्था की जा सकती है। वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। पीपल विल हैव टू टेक अ आरपीएन, आप जवाब दीजिए, क्योंकि पीयूष का कहना है कि ये सारी चीजें अगर आपकी सरकार के दौरान हो जाती तो शायद भ्रष्टाचार का स्तर होना होता जो कि हिंदुस्तान में। और उनका कहना है कि जैसे जैसे ऑक्शंस ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, वैसे वैसे खुद ब खुद करप्शन की डिमांड सप्लाई इकोनॉमी चेंज होगी। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कितने कानून हमने बनाए और कितने कदम उठाए, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, और कितने कानून इन्होंने पास नहीं होने देने, पर ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। मैं उससे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की आज बात हो रही है, आज 1 महीना भी नहीं हुआ नोटबंदी का, तो आप देखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी नेताओं के यहां ही मिल रहा है, तमाम लोगों के यहां नोट पकड़ा जा रहा है। किसी के यहां 23 करोड़, किसी का नहीं, सॉरी 23 लाख, 25 लाख, बेंगलोर में कहीं 4 करोड़ रुपए नए नोटों में 1 महीने में मिल रहे हैं। तो कौन से ये जो नोटबंदी का व्यवस्था था, आपने काला धन वालों को रास्ते, कितने रास्ते दे दिए हैं। पहले आपने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाई, इसके बाद इसमें भी जो आपने बोला नोटबंदी में 50%, तो जो काला धन जा रहा था उनको आपने इतना सरल रास्ता दे दिया, उन पे आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की। तो लोग समझते हैं कि भाई ये क्या है, काला धन को सफेद कर लो, फिर बना लेंगे, 50% घाटा होगा, फिर ये सरकार कोई रास्ता निकालेगी, फिर से हम काले को सफेद बना देंगे। इन्होंने इतने रास्ते दे दिए जब से 2.5 साल में। पहले तो 90, पहले जब इस विपक्ष में थे भी रास्ते दिए थे, नहीं तो विपक्ष नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं विपक्ष में जब थे तो इन्होंने कहा 90% पैसा कहां है, विलेत में है, वहां से हम लेके आएंगे। वहां से तो 3-4 हजार करोड़ आए। अब इन्होंने ये वाला जुमला किया, ये भी जुमला साबित हो गया। सवाल ये कि अगर फर्ज कीजिए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ही बढ़ना था, यूपीआई हो या स्वाइप मशीन्स हो, तो क्या ज्यादा तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए था? अगर फर्ज कीजिए आप 6-8-10 महीने पहले जिस तरह का एड कैंपेन अब रेडियो पे, टीवी पे चला रहे हैं, मिसिंग द पॉइंट। नहीं, आप ये कीजिए। 10-15 प्रकार के फायदे हैं, उसका मैंने इसलिए आज जिक्र किया क्योंकि आतंकवाद, भ्रष्टाचार की लड़ाई, काले धन की लड़ाई, जाली नोटों की लड़ाई पे चर्चा काफी हुई है। मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि इसके और कितने हैं। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड concomitant benefits, the concurrent benefits which come from this decision. तो रेगुलर जो निर्णय लेने के पीछे, जो प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य था, मूल उद्देश्य तो रहता है। ये सब पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में, बैंकिंग में आता है, लेकिन साथ ही साथ इसके और कितने लाभ हैं उसका मैं जिक्र करा। चलिए, फाइनल वर्ड्स खत्म। सर, एक आखिरी में मैं राहुल कंवल जी मैं चाहूंगा कि आप ये खोज अवश्य करेगी, काले धन पे इतनी चर्चा हो गई, ये जो 13,000 करोड़ रुपया गुजरात में मिला था, ये किसका था? इसको अगर आप देश में, आपका चैनल और आप इस पे खोज करके, और गुजरात कुछ नहीं, वो तो बता दिया उन्होंने, नहीं है उनका, तो ये 13,000 करोड़ गुजरात में पैसा किसका था और कैसे आया,
ये भी मैं समझ सकता हूँ। ये अगर आज तक इसका पहल करती है और पहुंच करती है, जरूर जानकारी लीजिए। जरूर पूछेंगे। आरपीएन सिंह, मोहम्मद सलीम, पीयूष गोयल, आप हमारे साथ एजेंडा आज तक में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।